बस्ती बस्ती घर घर नगर नगर को बीजेपी और आरएसएस को पहुंचाया कौन? उसका नाम माननीय नीतीश कुमार जी हैं। मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, अनुमान करता हूँ। अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन आप जी हो सकता है एक बार फिर से चूंकि पिछले दिनों में हुआ है कि हाथी चले बाजार, छोटे पशु भूखे हजार। दिन ओवैसी जी क्या कोई रेड नहीं उस पर तो रेड ही पड़ी, 100 दिन पर गोली भी चली। ये अपने नजर नहीं आती है लोगों को कि गोलियां किसने चलवाई लोगों को। सत्ता के लोगों के दिलों में भी, विपक्ष के लोगों के दिलों में भी कांटे की तरह खटकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही हैं। आपको मालूम है कि बीते दिन जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आपको ये भी मालूम है कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक दल गायब सा दिख रहा है बिहार में, वो दल है AIMIM। अब AIMIM आगे क्या करने वाला है, क्या रणनीति है, सब जानेंगे आज हम AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जी से। कहाँ गायब है आप लोग बिहार से? हम गायब नहीं हैं, हम जो हैं बीजेपी और जो सोकॉल सामंतवादी सोशलिस्ट लोग हैं उसके हाशिए में हम हैं। अच्छा। चूँकि गरीबों की जो झोपड़ी होती है बस्ती में किनारे में होती है, और मेरी पार्टी चूँकि दलितों की है, अक़लियतों की है, शोषितों और वंचितों पर आधारित है, इसलिए मेन स्ट्रीम के पॉलिटिशियन हमें अपने करीब आना नहीं देना चाहते। गांधी जी ने तो सामाजिक छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन राजनीतिक छुआछूत के खिलाफ लड़ाई बड़ी लड़ने की ज़रूरत है अभी। फिर कोई गांधी आए और राजनीतिक छुआछूत के खिलाफ भी लड़ाई लड़े कि गरीबों, कमज़ोरों, शोषितों के भी राजनीतिक दलों को एक समान अवसर मिले, वो अब तक नहीं मिल पा रहा है। हम उसी से पीड़ित हैं। मतलब आप गायब नहीं हैं, आप हैं बिहार में, एक्टिव हैं? बिल्कुल बिल्कुल हाजिर हैं, बिल्कुल हाजिर हैं। और हम तो खटकते हैं इस वक्त सत्ता और विपक्ष किसको के दिलों में, खटकते हैं? सत्ता के लोगों के दिलों में भी, विपक्ष के लोगों के दिलों में भी कांटे की तरह खटकते हैं। सोते हुए भी, ख्वाब में भी, जगते हुए भी उनको हम नजर आते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको नजर हम ना आए, भले ही हम अच्छा, आपको ये बताइए कि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में AIMIM क्या करने जा रही है? क्या स्टैंड है, क्या स्ट्रैटेजी है? जो पॉलिटिकल तरीक़ेकार होना चाहिए, हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अपने लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, और हम अपना अनुकूल सीट तलाश कर रहे हैं, और हम आगे पार्लियामेंट में अच्छी खासी सीटों पर लड़ेंगे। उसके लिए हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अच्छा, कितने सीटों पर तैयारी है आपकी, कितने सीटों पर लड़ने जा रहे हैं लोग? ये अभी बताना कबल अज वक्त होगा। हम अपने संगठन के ढांचे को देखकर ही फैसला लेंगे, और आखिरी फैसला तो हमारे सुप्रीमो बैरिस्टर सुदीन ओवैसी को लेना है। लेकिन हम बिहार में 38 जिले में अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक ये भी बता दीजिए, क्या अख्तरुल इमान भी चुनावी मैदान में उतरेंगे? हाँ, हमारे लोकसभा चुनाव सुप्रीमो ने हमें आदेश दिया है, निर्देश दिया है। जनता की आवाज़ भी है, पिछले दिनों में लड़ा भी था, 2,95,000 वोट लोगों ने दिया था, और उनके वोट का सम्मान करते हुए फिर से मैंने कदम बढ़ाने का किशनगंज से लोकसभा चुनाव लड़ने की मतलब पूरी तैयारी? यकीनन। अच्छा, ये बताइए कि आपने जिक्र भी कर दिया असदुद्दीन ओवैसी जी का, तो कब आ रहे हैं बिहार वो? अभी आए थे, फिर आएंगे। कब आएंगे? अब आना हरदम उनका ज़रूरी नहीं है, राष्ट्रीय नेता अपने मौके से आएंगे। पार्टी के जो हमारे लीडर हैं अभी यहाँ बैठे हुए, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर हैं, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन एडवोकेट है, पार्टी के हमारे ज़िला के सुदूर हैं, सब लोग अपने अपने तौर पर सरकार। बीजेपी आ रही है, रैलियां कर रही है, 4 बड़ी रैली होने वाली है, महागठबंधन भी पीछे नहीं है, तो आप लोग इतना पीछे क्यों है, क्यों नहीं आ रहे? आप अमीरों के घरों की तरह सहनाई गरीबों की झोपड़ी में तलाश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। ये बड़ी पार्टियां हैं, इनके पास साधनों की कमी नहीं है। हम लोग सीमित संसाधनों में काम करते हैं, बड़ा सा देश है ना, और हमारे पास कम लोग हैं, तो हम लोग उसी अंदाज से काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, ये हमारे लिए बड़ा शुभ संकेत है। अच्छा, ये बताइए, लगातार आप लोगों पर इल्जाम लगता है, लगातार कहा जाता है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है, कुछ तथ्य है? आप बराए मेहरबानी ये बता पाएंगी कि इल्जाम कौन लोग लगाते हैं? नहीं, ये तो आप भी इस चीज से वाकिफ होंगे। मैं ये कहता हूँ, यह पुरानी कहावत है कि हाथी चले बाजार, छोटे पशु भूखे हजार। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि देखिए, जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहाँ रेड पड़ जाती है, लेकिन अभी तक असदुद्दीन ओवैसी जी क्या कोई रेड नहीं उस पर तो रेड ही पड़ी, 100 दिन पर गोली भी चली। ये अपने नजर नहीं आती है लोगों को कि गोलियां किसने चलवाई लोगों पर।
कौन लोग थे गोली चलाने वाले? मतलब आपको आप पता कह रहे हैं कि रेड नहीं, यहाँ गोली नहीं चली यूपी में, वो तो अच्छा हुआ, भला हुआ जो गोली चलाने वाला पकड़ा गया। न तो ये बेईमान लोग कहते हैं कि अपने से ही गोली चलवाए हैं। मेरे सीने पे गोली चलती है, ये नजर नहीं आता अंधों को। दूसरों के यहाँ रेड पड़ता है, अंधों को, बेईमानों के यहाँ रेड पड़ता होगा, कुछ अच्छे इंसानों के यहाँ भी रेड पड़ता होगा। मेरा नेता आज नहीं, देश की आज़ादी के वक्त भी जब उसने अपना रिटर्न दिया था, करोड़ों में दिया था। जो लोग खाकपति से लाखपति हुए उनके यहाँ रेड पड़ेगा, जो पहले ही से करोड़पति थे उनके यहाँ क्या रेड पड़ेगा? और सारे मामलात उनके वाइट हैं, इसलिए उनके यहाँ का डर का हिसाब जिसका पाक हो उसको क्या बाक हो। मामला ये है कि गलत करते नहीं, साफ सुथरे रहते हैं, अपने खून और पसीने की कमाई खाते हैं, ठगते नहीं हैं, तो आएगा भी कोई तो क्या कर लेगा। लेकिन हाँ, हमारी ज़बान चूँकि हक बोलती है तो मेरी बोली को बंद करवाने के लिए मेरे नेता पर गोली भी चली, और इन बेचारे बेआँख वालों को ये बात नज़र भी नहीं आई जो लोग ये जुमला आपको सुनाते हैं। अच्छा, ये बताइए, लल्लन सिंह ने हाल ही में कहा है कि छोटी छोटी जो दुकानें चला रहे हैं, देखिए हो सकता है निशाना आप पर भी हो। वो होलसेलर है इसके माने, वो बड़े दुकानदार हैं, वो बड़ा बड़ा डील करते होंगे। बाकी छोटे लोगों को अपने बिरादरी का ही आदमी तो समझा उसने। अच्छा, तो मतलब AIMIM अब क्या जवाब देगी? उसको जवाब देने की सारे चीज़ों का जवाब, उल्टे सीधे सवालों का जवाब, मंजिल का मुसाफिर, रास्ते के बकवास में उलझता नहीं। अच्छा, 23 को जा रहे हैं आप विपक्षी एकता की बड़ी बैठक के आमंत्रण? बिन बुलाए गैर की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा MIM का अमल नहीं है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि ना आप पक्ष में हैं पूरी तरह से, ना आप विपक्ष में हैं पूरी तरह से, आपको आमंत्रण भी नहीं है? यहाँ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और AIMIM को आमंत्रण उनके आमंत्रण के हम भूखे भी नहीं हैं। वोट किसी की मिरास नहीं है, वोट जनता की है ना। जनता का आमंत्रण मुझे मिला है, जनता का विश्वास मैंने प्राप्त किया है, जनता के दरमियान में जाऊंगा, जनता की बात उठाऊंगा। उठाइएगा जनता की बात। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार सफल होंगे कि नहीं होंगे? अब मैं भविष्यवाणी नहीं जानता। अब ये एक सफल, मैं नीतीश कुमार के साथियों को कहता हूं कि नीतीश कुमारी की सवारी कछुए की सवारी है, कब तैरे कब डूब जाए कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी के साथ भी, बीजेपी के से दूर भी। आप तो हमेशा ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी से कुछ ज्यादा बैर नहीं है। भाई मैं कहता हूँ, आप नहीं जानती कि मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बीजेपी में गए कौन? घर घर में, बिहार के बस्ती बस्ती में, नगर नगर में बीजेपी को और RSS को पहुंचाया कौन? मैं ये बात सुन लीजिए पहले। बस्ती बस्ती, घर घर, नगर नगर को बीजेपी और RSS को पहुंचाया कौन? उसका नाम माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी के जो राज्यसभा मेंबर हैं वो जाते हैं वहाँ नए पार्लियामेंट के इसमें, है ना। कुछ लोग उधर भी हैं, कुछ एजेंट बीजेपी के इनके मंत्री भी बने हुए हैं। ये दोनों खेल खेलते हैं मैडम, आप समझती नहीं है। पहले शराब का लाइसेंस दे दो, फिर शराबबंदी कराओ। पहले लोगों को सर्टिफिकेट पर बहाल कर दो, फिर दक्षा परीक्षा लो। पहले बीजेपी को बिहार में स्थापित कर दो, फिर बीजेपी मुक्त बिहार बनाने की, देश बनाने की बात करो। आप भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे कि एक बार फिर से बीजेपी? मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, अनुमान करता हूँ। अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन जी, हो सकता है एक बार फिर से बीजेपी। चूंकि पिछले दिनों में हुआ है, इसलिए ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अमित शाह ने साफ कहा है कि मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, गाय, टीका, टोपी, कब्रिस्तान, अगर ये शब्द बीजेपी के डिक्शनरी से निकाल दिए जाएं तो बीजेपी बिन पानी के मछली जिस तरह तड़प कर मरती है, बीजेपी मर जाएगी। इनका काम ही है उन्माद फैलाना, इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम टकराव करना, इनका काम ही है मंदिर मस्जिद की बात करना। इनको अपने वादे याद नहीं हैं। राजनीतिक लज्जा भी एक चीज़ होती है। जो लोग विफल होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आए, करोड़ों को नौकरी मिल पाई, किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, काला धन वापस आया, तो क्या कोई मामला इनका सच साबित हुआ? जितने वादे इन्होंने किए थे सारे वादे इनके विफल हुए। ये हिंदू और मुसलमानों का टकराव के अलावा देश के हमारे सीधे साधे भोले भाले गैर मुस्लिम भाइयों को ये मुसलमानों का डर दिखाते हैं। और मैं कहता हूँ कि मुसलमानों से देश के हिंदू भाइयों को कोई डर नहीं है। बिला वजह का वैलियन बनाकर ये पेश करते हैं, इनकी मीडिया पेश करती है। लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, ये लोग लूट रहे हैं। महंगाई जिस कदर बढ़ी है, खौलते हुए पानी में आदमी को चेहरा नज़र नहीं आता है। धार्मिक उन्माद में सत्य लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। हमारे नौजवानों की आंखें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। अभी आपने देखा कि कर्नाटका में इनकी दुर्गत हुई है, और जगह दुर्गत तो इनकी होगी। पानी जब थमेगा तो लोगों को अपना चेहरा नज़र आएगा। इस मदारी ने हमको कितना लूटा है धर्म के नाम पर, सबको नज़र आएगा। कार्ल मार्क्स और लेनिन का नाम आपने सुना होगा, जो
रसा में लोग उसे पूजते थे, लेकिन यह वक्त आया कि उनकी कब्र की हड्डियों को उखाड़ उखाड़ के लोगों ने फेंका है। यही हश्र होगा देश में नरेंद्र मोदी का। चलिए, तो देखा आपने कि अख्तरुल इमान ने बड़े ही बेबाक अंदाज में हमसे तमाम बातें की हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।